तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एस्टिमेशन ऑफ एएसटी, ठीक है, जिसको स्पार्टेट ट्रांसमाइनेशन भी कहते हैं। ये करता क्या है कि ये अपना माइनो ग्रुप किसी और कीटो एसिड को देता है और खुद ये एक्सालो एसीटेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, जो अस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज है, ये अस्पार्टिक एसिड से माइनो ग्रुप रिमूव करता है, किसी भी कीटो एसिड को देता है, ठीक है। ये किसी भी कीटो एसिड को देगा तो ये अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा, एल ग्लूटामेट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये दोबारा एक्सालो एसीटेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सालो एसीटेट फिर NADH की मौजूदगी में मैलेट में चेंज हो जाएगी और NAD बनेगा। अब जितना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कम होती है NAD के, जितना डिफरेंस अब्जॉर्प्शन में ज़्यादा आता है, उतनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी AST की। यानी कि हम जब ये चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एंड के ऊपर NAD बनता है, ठीक है। जब NADH फॉर्म में होता है तो जितना ज़्यादा NAD बनेगा उतनी अब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हम करते हैं टेस्ट टू डिटेक्ट द AST लेवल। AST और जो ALT लेवल हम चेक करते हैं, एक तो लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, और दूसरा हम जो इसमें एक है वो हम अपनी हार्ट की डिजीज को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें एक किट होती है जिसमें ट्रेस बफर होता है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड होता है, इसमें मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो है एंजाइम मौजूद होते हैं, इसमें NADH भी मौजूद होता है जो कोएंजाइम है, और 2-ऑक्सैलो ग्लूटामेट भी मौजूद होता है। ये 2-ऑक्सैलो ग्लूटामेट होता है, यानी अल्फा कीटोग्लूट्रेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये भी मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें जो रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ हो रही होती हैं, मसलन स्पार्टिक एसिड ऑक्सालो एसीटेट में चेंज हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट ग्लूटामेट में चेंज हो रहा होता है, फिर ऑक्सालो एसीटेट NADH को लेता है और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में और मैलेट बनता है और NAD बनता है। अब जितनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कम होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, उतना इसमें जो है AST लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है ना AST लेवल ज़्यादा होगा। ये अब जब हम वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो इसमें आपने केट को निकाल लेना है, पहले स्टेबल करना है। इसमें जो 4 ml आपने रीजेंट 1 के लेने हैं और 1 ml रीजेंट 2 के लेने हैं, और ये फिर जब ये रीजेंट बना लेते हैं ये स्टेबल रहता है 4 वीक तक, ठीक है। इसमें सीरम ले सकते हैं या प्लाज्मा ले सकते हैं आप, तो उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, 1 ml आपने रीजेंट लेना है, ठीक है, और अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपने 50 माइक्रोलीटर लेना है सैंपल, और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर 100 माइक्रोलीटर लेना है आपने, ठीक है। तो इसमें आपने मिक्स करके अब पहली ऑब्जॉर्प्शन लेनी है, ठीक है। मिक्स करके आपने पहली ऑब्जॉर्प्शन लेनी है 1 मिनट के बाद, ठीक है। फिर 1 मिनट गुजरेगा तो फिर आपने दूसरी ऑब्जॉर्प्शन लेनी है, फिर 1 मिनट गुजरेगा तो आपने तीसरी ऑब्जॉर्प्शन लेनी है, फिर 1 मिनट गुजरेगा तो आपने चौथी ऑब्जॉर्प्शन लेनी है, ठीक है। तो फिर आपने कैलकुलेट करना है डिफरेंस, वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो आपने जो इसमें वेवलेंथ रखनी है वो 340 है, वो कांस्टेंट रहेगी मोस्टली एंजाइम के लिए। तो इसमें करते क्या है हम, इसमें हम डिफरेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन पर मिनट चेक करते हैं। इसमें A1 माइनस A2, यानी कि A1 जो पहली अब्जॉर्प्शन आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी और दूसरी अब्जॉर्प्शन उससे कम आएगी। तो A2 से A1 से A2 माइनस कर देंगे, फिर A3 जो है ना अब्जॉर्प्शन इससे कम आएगी लेकिन इससे ज़्यादा है, A4 से ज़्यादा होगी। तो A3 को A4 से निकाल लेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको आपने, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं वैल्यू, तो उसको 3333 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं तो 1
746 ये फैक्टर होते हैं जो हर किट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये फैक्टर होते हैं जो हर किट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगी रीडिंग। ये तो वो मेथड है अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर रहे हैं तो ये वो मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर हैं तो वो एक दफ़ा आप सैंपल उस यानी कि रीजेंट में आपने सैंपल मिक्स किया है, स्टैंडर्ड मिक्स किया हुआ है, स्टैंडर्ड की तो इधर ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें सैंपल आपने मिक्स करके इंसर्ट किया है, तो वो 1 मिनट बाद उसने रीडिंग लिया, फिर हर 4 रीडिंग वो खुद ही ले लेगा, खुद ही वैल्यू दे लेगा, सारा कुछ ऐड माइनस करके, ठीक है। तो अगर तो सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर है तो फिर हमें ये वाली जो कैलकुलेशन नहीं करती पड़ती, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर रहे हैं तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यानी कि A1 की जो ऑब्जर्वेशन आएगी इसको A2 से माइनस कर देना है, फिर A3 को A4 से माइनस कर देना है, इनको दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके फिर इस अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो इस फैक्टर से कर देंगे। फिजियोलॉजिकल इंक्रीज कब होता है? वैसे तो नॉर्मल एक्टिविटी अप टू 40 माइक्रो यूनिट पर लीटर है, 40 यूनिट पर लीटर है, लेकिन न्यूबॉर्न में ये ज़्यादा होती है एक्टिविटी। मार्केट इंक्रीज होता है इसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि ये जो आपका ये एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं AST, ये लीवर के से ज़्यादा मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ज़्यादा इंक्रीज करता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में इंक्रीज कर जाता है, टॉक्सिक लिवर नेक्रोसिस में इंक्रीज कर जाता है, सर्कुलेटरी फेलियर विद शॉक हाइपोक्सिया, यानी कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। मॉडरेटली इंक्रीज सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में, कोलिस्टेटिक जाइंटिस में, यानी कि जो बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है, स्केलेटन मसल डिजीज है आफ्टर ट्रॉमा और सर्जरी है, सीवियर हेमोलिटिक एनीमिया है, तो ये इसमें भी इंक्रीज कर सकता है। तो अब इसकी हम एक वीडियो देख लेते हैं, तो वीडियो के बाद हम जो है चलेंगे, किधर गई प्रेजेंट नोट AST। अच्छा, AST का एक दूसरा नाम भी है जिसको एसगोट कहते हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसमाइनेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको वैसे नाम ये तो एलानिन, ये तो मैं दूसरा निकाल दिया, आपको तो AST कराना था। हाँ, AST ही है, पार्ट 8। इधर इसने गलती से एलानिन लिख दिया, ये स्पार्टेट आना था इधर, ठीक है। ये दिखा रहा है कि स्पार्टेट ट्रांसमाइनेज क्या करता है, ये मैंने जो मैकेनिज्म बताया है कि जितनी एब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी उतना डिफरेंस ज़्यादा आएगा, उतनी वैल्यू इसकी हाई आएगी, ठीक है। तो उधर इसने गलती से एलानिन लिख दिया, उधर उसने ये जो इधर रिएक्शन मैकेनिज्म है, इधर इसने गलती से एलानिन माइनोट्रांसफरेज लिख दिया, इधर स्पार्टेट माइनोट्रांसफरेज आएगा, ठीक है। तो ये आपने ठीक कर लेना है, ये बल्कि ठीक क्या करना है वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो इसमें ये प्रिंसिपल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी एब्जॉर्प्शन कम होगी उतना डिफरेंस ज़्यादा आएगा, उतनी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये इसने क्या किया है कि सैंपल को रीड करने के लिए पहले 1 ml रीजेंट लेगा, फिर उसके अंदर इसके अंदर 100 माइक्रोलीटर या 50 माइक्रोलीटर सैंपल डाल देगा, फिर रीडिंग ले लेगा। अब ये इसने ये जो
रीजेंट बनाया हुआ है, 2 रीजेंट को मिक्स करके वो डाल दिया इसके अंदर। एक होता है मैक्रो मेथड, एक होता है माइक्रो मेथड। ये शायद माइक्रो मेथड कर रहा है, जिसमें वो 500 माइक्रोलीटर ले रहा है रीजेंट और 50 माइक्रोलीटर वो लेगा सैंपल। तो दोनों तरीके से एक्यूरेट रीडिंग आती है। तो इसमें ये होता है कि रीजेंट आपका कम यूज होता है, ठीक है। माइक्रो मेथड से आपका रीजेंट कम यूज होता है। ये आप वो 50 माइक्रोलीटर, वैसे तो अगर 1 ml ले रहे हैं तो आप 100 माइक्रोलीटर यूज करते हैं सैंपल को, लेकिन ये आपने इसने 1/2 ml लिया है तो ये 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेगा और उसकी रीडिंग लेगा। अब ये सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर में क्या खासियत है कि ये जो रीडिंग देता है ये खुद ही 4 मिनट तक रीडिंग लेता है। पहले 1 मिनट बाद ली, फिर दूसरे मिनट बाद ली, फिर तीसरे मिनट बाद ली, फिर चौथे मिनट बाद ली, और खुद ही 4 मिनट के बाद फिर जो जब कंप्लीट हो जाएंगे 4 मिनट्स तो फिर वो रीडिंग खुद ही दे देगा, ठीक है। ये आप उसने इंसर्ट कर दी। अब वो ये हमारे दोस्त हैं इंडिया से, प्रेम भाटिया साहब, उनकी मैं वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा डेमो देते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि वो कोरोना की वजह से मैं आपको उधर से वीडियो तो मैं नहीं डायरेक्ट दे पा रहा, तो इनकी वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, प्रेम भाटिया साहब की। तो ये फिर रीडिंग ये 1 मिनट बाद खुद ही रीडिंग ले लेगा, फिर उसके 60 सेकंड बाद फिर 4 रीडिंग इस तरह ये ले लेगा। और ये देखें, ये रीडिंग यानी कि ले रहा है, ठीक है। रीडिंग आई है 16 यूनिट पर लीटर। तो ये एब्जॉर्प्शन कम होती जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम। नॉर्मल ये AST की क्या वैल्यू है, 5 to 40, ठीक है। तो अगर 40 से ज़्यादा होता है तो ये लिवर डिजीज हो सकती है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकती है, कोई किडनी यानी कि हार्ट की डिजीज हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये नॉर्मल लेवल, ये आप देख सकते हैं इंक्रीज लिवर, हार्ट, किडनी, मसल डिजीज के अंदर होता है, डिक्रीज प्रेगनेंसी, बेरी डिजीज के अंदर, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर ये डिक्रीज कर जाता है AST लेवल, ठीक है। तो ये उसने डिक्रीज की वैल्यू भी दी हुई है कि कब डिक्रीज कर देता है और इंक्रीज कब करता है, तब वो भी दी हुई है, ठीक है। तो अब हम एक और वीडियो देखते हैं जो कि जिसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सिमिलर है इससे, AST से बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है। वो हम करने लगे हैं ALT, एलानिन माइनोट्रांसफरेज, ठीक है। तो अभी हम करने लगे हैं एक और वीडियो को ALT की, ठीक है। तो ALT में अगर आप देखें तो इसको एलानिन माइनोट्रांसफरेज कहते हैं, इसका दूसरा नाम SGPT है। इसमें क्या है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमाइनेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, एलानिन अपना माइनो ग्रुप पर पायरुवेट को देता है, वो जो इसमें पायरुवेट बनता है, जब एलानिन से माइनो ग्रुप पर उतरता है तो वो पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो वो अल्फा कीटोग्लूटरेट को देता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट में चेंज होता है। तो ये कंडीशन बताइए कि कौन सी कंडीशन में ये आपने किधर गई कंडीशन, हाँ, ये कंडीशन बताइए कि सीरम जो है या प्लाज्मा लेते हैं, अगर रूम टेम्परेचर है तो ये 15 to 30 3 दिन तक आप सीरम को रख सकते हैं ऐसे ही। रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 7 डे तक आप रख सकते हैं इसको, 7 डे तक रीडिंग सही आएगी सीरम या प्लाज्मा की। अगर फ्रोजन किया हुआ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो 30 डे तक आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये उसने बताया हुआ है कि AST और ALT का लेवल, लीवर में AST की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। हार्ट में भी AST का एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। किडनी में भी AST की वैल्यू ज़्यादा होती है, रिथ्रोसाइड के अंदर भी AST ज़्यादा होता है, स्केलेटन मसल के अंदर भी
AST ज़्यादा होता है, लंग्स के अंदर भी AST ज़्यादा होता है, पैंक्रियाज के अंदर भी AST ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ALT मोस्टली हम लीवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए करते हैं, और ALT जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए करते हैं, और AST मोस्टली मायोकार्डियल फंक्शन को भी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यूज, ठीक है। अब ये इसमें इसका प्रोसीजर है कि एलानिन अपना माइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटरेट को देता है, वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और ये अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है, फिर पायरुवेट NADH को यूज करके लैक्टेट में चेंज होता है, और जितना ज्यादा NADH NAD में चेंज हो जाएगा, पहले अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, फिर वक्त के साथ साथ अब्जॉर्प्शन कम होती जाती है, जब टाइम 4 मिनट का गुजर जाता है, तो उसमें डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी जो है वो ALT की एक्टिविटी ज्यादा होगी। इसको भी हम 340 नैनोमीटर पे मेजर करते हैं। इसी तरह आपने दो दो रीजेंट को मिक्स किया, 4 पोर्शन इसके लिए और 1 पोर्शन इसके लिया, तो आपने इसमें मिक्स करके इसको एक्टिविटी मेजर करनी है। आपने 1 ml ले लिया अपना रीजेंट, और 100 माइक्रोलीटर उसमें सैंपल डाल दिया, फिर रीडिंग दी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो रीडिंग ले रहा है। तो इसने पहली रीडिंग ली है, ये तकरीबन 60 सेकंड के बाद वो रीडिंग आएगी। तो इसमें ये ग्राफ भी आ जाता है, कुछ सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर होते हैं उसमें ग्राफ भी आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। ये अब एक रीडिंग उसने ले लिया है, फिर दूसरी रीडिंग लेगा जब 120 सेकंड रह जाएंगे, फिर तीसरी, ये देख रहे हैं रीड टाइम, ये खुद ही रीडिंग ले रहा है। पहले उसने 1 मिनट बाद खुद रीडिंग ली, फिर 180 सेकंड का टाइम लिया, फिर ऐसे जब 120 सेकंड रह गए तो फिर इसने तीसरी रीडिंग ली, फिर जब 60 सेकंड रह गए, सॉरी जब 120 सेकंड रह गए तो उसने दूसरी ली, और फिर 60 सेकंड पे तीसरी, फिर और जब 0 सेकंड फिर तीसरी। तो ये आप देखें कि वक्त के साथ साथ अब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि ये जो वैल्यू है स्पेक्ट्रो सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर वो एक्यूरेट वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन जो भी वैल्यू वो देगा -17.31, ये नॉर्मल रेंज पे है यूनिट पर लीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, इसका मतलब है पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसको ना लीवर डिजीज है और ना ही उसको कोई और डिजीज है। अच्छा, ये नॉर्मल रेंज इसकी भी 5 to 40 माइक्रो यूनिट पर लीटर है, 5 to 40 यूनिट पर लीटर है। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, डिजीज़ हैं इसको, जो कि लीवर डिजीज़ हो सकती है, या मसल डिजीज़ हो सकती है इसमें। तो ये हो गया आपका AST और ALT। अब हम चलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के, एक जो आपका है वो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इनका भी वही प्रिंसिपल है जो हम पहले कर चुके हैं AST और ALT में। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का, ठीक है। इसमें ये करता क्या है कि जो पहले वर्किंग रीजन को प्रिपेयर करता है, जिसमें बफर वगैरह हैं, एंजाइम है, NAD है, ठीक है। तो ये इसको सब को लेता है, ठीक है। ये देखें इसने रीजेंट वगैरह प्रिपेयर कर लिए, अब वो क्या करेगा, ये सारा कुछ इसने मिक्स करके वर्किंग रीजेंट तैयार कर लिए, ठीक है। ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें NAD है, बफर है, ठीक है, और सबस्ट्रेट है, ठीक है।
सबस्ट्रेट इसका कौन सा होगा, पायरुवेट। पायरुवेट लैक्टेट में चेंज होता है, लैक्टेट है पायरुवेट में चेंज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने तैयार कर ली हैं, रिएजेंट तैयार कर लिया। अब इसमें से 1 ml लेगा, ठीक है, इसे 1 ml लेगा और सैंपल के अंदर डालेगा। ठीक है, ये वो एलाइजा रीडर के साथ कर रहा है। ठीक है, तो आप लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और AST/ALT को एलाइजा रीडर से भी चेक कर सकते हैं इसकी रीडिंग की। इसका प्रिंसिपल भी सेम होता है जिस तरह हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर का करते हैं। इसकी भी हम अब्जॉर्प्शन सेट करते हैं तो वो अब्जॉर्प्शन की वैल्यू दे सकता है। इसमें ये इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं कि पहली जो है वो रीजेंट की है, फिर स्टैंडर्ड की है, फिर वो उसने जो सैंपल रन की हुई है उसके भी हैं, फिर उसको वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो वैल्यू आ जाएंगे। वो फैक्टर जो है वो हर 25 मिनट के बाद इसने जो रीडिंग लेनी है, रीडिंग आएगी और उसको हम सैंपल वार एसिड यूजिंग 96 वेल प्लेट। इसमें LDH एक्टिविटी वाज 141 वाज ह्यूमन सीरम, यानी कि जो इसने एक्टिविटी मेजर की है उसमें जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी आई है वो 41 है। ठीक है, जो कि नॉर्मल की तरफ इशारा करती है। तो ये वैसे अगर सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि पहले उसी तरह आपने 4 मिनट की रीडिंग लेनी होती है। तो ये सारे प्रैक्टिकल हो गए आपके। ठीक है, दैट्स अनफ फॉर टुडे रिकॉर्डिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ